क्या बताएंगे? भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को अडॉप्ट किया। जिस ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के हम 200 सालों से भी अधिक गुलाम रहे। कितने साल? 200 सालों से भी अधिक गुलाम जिस ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के हम रहे, उसी के तर्ज पर, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के तर्ज पर हमने उसी शासन व्यवस्था को बनाया, यानी संसदीय शासन व्यवस्था को बनाया। संसदीय शासन व्यवस्था में हमारे देश में संसद का शासन चलता है। किसका शासन चलता है? संसद का। जैसा कि आप जानते हो कि संसद 3 शक्तियों से मिलकर बनी है। पूरे विश्व में एक संसदात्मक शासन व्यवस्था होता है और एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देश की कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में यानी राष्ट्रपति आल इन आल होता है, सर्वे सर्वा होता है। जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता। संसदात्मक शासन प्रणाली को सत्ता को कई ध्रुवों में बांटा जाता है और उसमें एक वास्तविक प्रधान होता है और एक नाम मात्र का प्रधान होता है। तो भारत ने क्या किया? संसदीय शासन व्यवस्था को अडॉप्ट किया, क्योंकि हमने वही व्यवस्था को लॉन्च किया जो व्यवस्था शुरू से चली आ रही थी। ठीक है, यानी अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जिस औपनिवेशिक सत्ता को हम लोगों ने पहले से ही चलाना सीखा था, उसी को हम लोगों ने किसी भी बिना छेड़छाड़ के लिए हूबहू उसी व्यवस्था के मॉडल पर अपने देश के संसदात्मक शासन व्यवस्था का मॉडल बनाया। इसलिए भारत की संसद 3 शक्तियों से मिलकर बनी हुई संसदीय कार्यपालिका को पढ़ना। पहला होता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति अनुच्छेद लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, और राज्यसभा अनुच्छेद 80 यानी आर्टिकल 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को यदि देखोगे तो हम ब्रिटेन में जो वहां का सम्राट का पद हुआ करता था वो हमारे देश के राष्ट्रपति का पद हुआ। अंतर इतना था कि वहां का जो सम्राट का पद था वो जो था वंशानुगत है। क्या है? वंशानुगत। राजा का बेटा का राजा का बेटा का राजा का राजा वो बनेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ पर एक आम आदमी भी भारत में क्या बन सकता है? एक चाय बेचने वाला भी क्या बन सकता है? एक दलित भी बन सकता है, मुस्लिम बन सकता है, एक हिंदू बन सकता है, कोई बन सकता है। यानी एक सामान्य व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है और वो भारतीय लोकतंत्र की देन है। ठीक है, इसके अलावा देखो हमारा राज्यसभा होता है। राज्यसभा से कौन जाएगा? राष्ट्रपति होगा। और लोकसभा के सर्वेसर्वा कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी इससे प्रधानमंत्री, इससे उपराष्ट्रपति, तीनों शक्तियों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। बात समझ में? उस तरह से हमने संसदीय व्यवस्था पहला राष्ट्रपति को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? राष्ट्रपति को पढ़ना है। तो राष्ट्रपति के संबंधित क्या मैंने आपको लिखा दिया, अनुच्छेद लगा दिया। ठीक है, अब होते भारत का राष्ट्रपति हो, क्या लिखा है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब इसकी संवैधानिक स्थिति को हम देखते हैं। इसे देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। देश के संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक, और देश की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक, एक दूसरे व्यवहारिक प्रश्न में हम देखें तो इसे हम प्रधानमंत्री के हाथ का पपेट्स भी कह सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री के हाथ की कठपुतली होता है, रबर स्टाम्प। अगर व्यवहारिक पॉलिटिक्स में देखा जाए, व्यवहारिक राजनीति में देखा जाए तो राष्ट्रपति क्या है? रबर स्टाम्प। क्या है? प्रधानमंत्री के हाथों का रबर स्टाम्प। प्रधानमंत्री जो चाहेगा वो करवा देगा। 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत इंदिरा गांधी ने क्या किया? राष्ट्रपति के समस्त अधिकारों को अपने हाथों में कब्जा कर लिया। यानी कहने का मतलब कि राष्ट्रपति कैबिनेट के बातों को मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति के सभी अधिकारों को हमने क्या कर दिया? एकदम तोता की तरह कर दिया। जैसे हम चाहेंगे वैसे करेंगे। इसलिए राष्ट्रपति को पपेट्स कर दिया। यहाँ तक यार आपको बता दें, लिखित भाषण भी राष्ट्रपति नहीं पढ़ता, तो दूसरे का लिखित भाषण पढ़ता। अपना भाषण नहीं तैयार करता, वो किसका तैयार करता है? दूसरे। ठीक है, अच्छा अब आता है इसकी न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। जब अधिकतम आयु पूछेगा तो लिखोगे अंटिल द डेथ, यानी जब तक मर न जाए। वह दूसरे भाषा को पिलपिला होने तक। कहाँ तक? जब तक पिलपिला ना हो जाए, पैसे ना हो जाए, जाल बंगाल की खाड़ी की तरह अंदर न चल जाए, आँख हिंदू महासागर की तरह अंदर न चला जाए।
तब तक, यानी मरते दम तक ये लगते हैं। जितने राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर उनको अगर वो हारे ना जीवन भर चुनाव करेंगे, वो सत्ता से चिपकना पसंद करते हैं, कभी दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि सत्ता उनके लिए ऑक्सीजन होती है, सत्ता खुशी होती है। ठीक है, लास्ट बार उनको जब तक नहीं हारेंगे, कई बार पटकाएंगे नहीं, तब तक उनको शांति नहीं मिलती। इसलिए कहा गया अंतिम आयु नौकरशाहों की, ब्यूरोक्रेसी की, टीचरों की, अध्यापकों की, दुनिया भर के जितने सरकारी कर्मचारियों का उनका आयु निर्धारित है, किसी का 60 साल, किसी का 65 साल, किसी का 65 साल, लेकिन ये 50 साल में शुरू करते हैं। इनकी 50 साल राजनीति क्या होती है? जवान होती है। क्या होती है? और 60 साल के बाद परमान चढ़ती है। कितने होते राजनीति में, सोचिए। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब आता है इनके निर्वाचन की प्रक्रिया। इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल की व्यवस्था देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव वाली व्यवस्था आर्टिकल 54 में है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। और इनके निर्वाचक मंडल में भाग लेने वाले सदस्यों में होते हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सदस्य भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी पहले नहीं सम्मिलित था, लेकिन अब दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य भी इनमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। निर्वाचन हो गया। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रपति का शपथ। क्या आता है? शपथ। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो, अब इसकी प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का शपथ भी हो जाता है। अब आता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या आता है? राष्ट्रपति को 5 साल के लिए निर्वाचित किया जाता है। कितने साल के लिए? लेकिन यदि वो चाहे तो समय से पहले भी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को दे सकता है, या अगर संविधान का अतिक्रमण कर दे, ठीक है, संविधान का यदि अतिक्रमण कर देगा तो उसको 5 साल से पहले भी उसके पद से इम्पीचमेंट द्वारा यानी महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग, इम्पीचमेंट। ये आर्टिकल 61 में परिभाषित किया गया है। देख होंगे आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ये समय से पहले भी लगाया जा सकता है, या अगर कार्यकाल पूरा भी हो गया, राष्ट्रपति ने कोई कदाचार किया, संविधान के विरुद्ध संविधान का अतिक्रमण किया है, तो भी उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत खतरनाक है। और ये अमेरिकी संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होती है कि आपके ऊपर क्या लगाएंगे, महाभियोग लगाएंगे। ठीक है, और महाभियोग को संसद के किसी भी सदन से, किसी भी सदन मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन से आप महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसे 2/3 बहुमत से पास होना क्या है, जरूरी है। 2/3 बहुमत से यदि पास हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उनको पद से हटाया जाएगा, उनका वार्षिक भत्ता, पेंशन सब कुछ जब्त कर दिया सकता है। अगर मामला गंभीर हो तो उसे सश्रम कठोर कारावास भी दिया जा सकता है। लेकिन आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं। ऐसी ही प्रक्रिया यानी साधारण एक अभियोग महाभियोग की तरह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश महाधीशों के ऊपर भी लगाया जा सकता है। लेकिन आज तक ऐसी प्रक्रिया भारत में सुनने को नहीं आई। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर पी डी दिनकरन के खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा था, लेकिन बाद में उनको क्षमा कर दिया गया। इसी तरह कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर सौमित्र सेन के खिलाफ भी महाभियोग लाया जा रहा था, लेकिन उन्हें पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इसलिए आज तक किसी के ऊपर महाभियोग लगा भी नहीं और लगेगा भी नहीं, क्योंकि भारत के लोग डूब के पानी पीते हैं। कैसे पानी पीते हैं? ऊपर से भोला होता है, अंदर से भरा होता है। ऊपर से भोला, अंदर से, इसलिए उनके ऊपर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं है। खूब आप गलत कार्य करिए और लास्ट में माफी मांग लीजिए इस देश से, तो आपको देश क्या कर देगा सर? माफ कर देगा। अब आता है राष्ट्रपति का वेतन। क्या आता है?
राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि यानी भारत के राजकोष पर निर्धारित होता है। ठीक है, इनका वेतन आयकर से क्या होता है, मुक्त होता है। हालांकि लिखा आयकर से मुक्त, लेकिन कानपुर के किसी सम्मेलन में रामनाथ कोविंद जी ने कहा कि हमारा वेतन में इतना जो इतना वेतन पाते उसमें आधा टैक्स में चला जाता है, हमारा वेतन से अधिक तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर वेतन पाता है। अब इसमें क्या सच्चाई है इसके बारे में हम आप नहीं बता सकते, लेकिन किताबों में नहीं लिखा है कि इनका वेतन आयकर से क्या होता है, मुक्त होता है। इनका वार्षिक पेंशन अगर पहले आप देखेंगे 9 लाख रुपया वार्षिक है, लेकिन अब जो बढ़ गया है हमको नहीं पता है। हालांकि इनका वेतन इस समय 5 लाख रुपया है, कितना है, लेकिन वार्षिक पेंशन कितना बढ़ा है इसके बारे में हमारी कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं जो आपको बताया। ठीक है, अच्छा अब आता है राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या आता है, राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके अधिकार। उनके पास विधायी शक्तियां हैं, उनके पास नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं, उनके पास समाधान की शक्तियां हैं, उनके पास आपातकालीन शक्तियां हैं, उनके पास शासकीय शक्तियां हैं। ठीक, ऐसी कई सारी शक्तियां जो कि आपको अनुच्छेद में प्रोवाइड कराया गया है। इसको एक जैसे मैंने बता दिया, अनुच्छेद 52 ये भी बता दिया आपको। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति की शक्ति में निहित होगी, यानी संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है उसका उपभोग राष्ट्रपति ही करता है। आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने संवैधानिक दायित्वों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा और वह मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा। यानी इस संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन उसका उपयोग और उपभोग कौन करेगा, ये सिर्फ नाम मात्र का होता है। क्या होगा, नाम मात्र का। आगे दिया बताया राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। एकल संक्रमण प्रणाली कैसे कैसे होते हैं उसकी प्रक्रिया दिया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल या इनकी पदावधि है आर्टिकल 56 में, और आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी अगर दोबारा जैसे एक बार राष्ट्रपति आप हो गए, दोबारा भी आपका मन करेगा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का तो आप बन सकते हैं। अमेरिका में सिर्फ 2 बार, कहाँ है, 2 बार, लेकिन भारत में कितना, जब तक आप मर न जाएं, बिलबिला न जाएं, बिला न जाएं या अपाहिज विकलांग न हो जाए तब तक आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, यानी पुनर्निर्वाचन है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता है। क्या योग्यता होना चाहिए, पागल दिवालिया न हो, किसी सरकारी बैंक का घोटालेबाज न हो, यही बात है। ठीक, किसी लाभ के पद पर, ये सब छोटे मोटे बात है, सब नहीं पढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं, राष्ट्रपति जो कार्यालय है उनकी दशाएं क्या होती है उसके बारे में है। अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण का प्रावधान हमने बताया है। ठीक है, इनको शपथ दिलाता कौन है ये मैंने पहले ही बता दिया। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया मैंने बता दिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्त के लिए चुनाव, राष्ट्रपति पद यदि रिक्त हो जाए या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तो उस समय जब सीट इसकी खाली रहेगी तो कौन चुनकर आएगा, उसके चुनाव की प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना आर्टिकल 65 में, यदि राष्ट्रपति नहीं रहेगा या राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देगा उस दौरान उपराष्ट्रपति को बनाया जाएगा और राष्ट्रपति उसके पद की क्या करेगा, देखभाल करेगा, और वही सब प्रावधान इसमें दिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले भी दिए गए हैं आर्टिकल 71 में। ठीक है, आगे देखो आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति मतलब राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्या कर सकता है, इसे कहते हैं क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल राज्य के कानून के अंतर्गत किसी भी सजा पाए व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन क्षमादान नहीं दे सकता। मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता राज्यपाल, लेकिन कौन कर सकता है, अनुच्छेद 74 हमने 74 में आपको बताया अभी कि राष्ट्रपति ने संवैधानिक दायित्वों को निर्माण करने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करने से क्या कौन होगा, यही है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श और सहयोग। ये मामला इसमें अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, उसको शपथ दिलाएगा, प्रधानमंत्री के कहने से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा और शपथ दिलाएगा। ये भी हो गया। अच्छा, अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र का सत्र अवसान करेगा, भंग करेगा। सत्र का अवसान करना या लोकसभा को भंग कर देना, समय के पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। अनुच्छेद 111 कहा जाता है राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापसी का प्रावधान है। एक बार, सिर्फ कितनी बार, सिर्फ एक बार राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को चाहे तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार के लिए वापस कर सकता है। अनुच्छेद 111 के तहत ये करता है और अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को शक्ति राज्य में मिला हुआ है। ठीक है, ये आता है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
अध्यादेश तभी जारी होता है जब सदन प्रवर्तन में ना हो और उसी समय किसी ऐसे कानून की आवश्यकता हो, प्रधानमंत्री की आवाज पे कानून बनाया गया और तुरंत राष्ट्रपति के यहाँ फैक्स भेज दिया गया और राष्ट्रपति अनुमति दे देगा। अध्यादेश प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही लगाया जाता है, अन्यथा और 6 सप्ताह के अंदर उसे कानून का रूप ले लेना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, स्वतः निरस्त हो जाता है अध्यादेश। ठीक है। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 331 से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आने भारतीयों का मनोनयन के बारे में दिया गया है जो एंग्लो इंडियन होते हैं। अनुच्छेद 80 थर्ड के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, कितने सदस्यों को, जबकि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है जो इनसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है, उनकी नियुक्ति के प्रावधान है। ये देखिए आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम कल बताएंगे। क्या बताएंगे, आर्टिकल 352 नाम सुने होंगे, 352 राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। या दो तरीके से लागू हो जाता है, या तो सशस्त्र क्रांति आपके देश में हो जाए या युद्ध व बाह्य संकट आक्रमण हो जाए, ऐसी परिस्थितियों के तहत जो आपातकाल लगाया जाता है उसे 352। राष्ट्रपति संबंधी जो आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, ये भी थोड़ा डिटेल में, और आर्थिक आपातकाल 360 जिसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। ये तीनों थोड़ा सा डिटेल में है और डिटेल पढ़ाना है, सो कल पढ़ाएंगे, ठीक है, कब पढ़ाएंगे। इसके बाद अनुच्छेद 365 में आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन करने की शक्तियां, आपको पता होगा आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। 20-21 क्या है, आपको पहले ही लिखा दिया गया है मौलिक अधिकारों की श्रेणी में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 को क्या अधिकार है, इस सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है 143 के तहत। और यह सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से देखोगे तो सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री अधिकार कहा जाता है और इन्हें सलाह लेने का अधिकार है, चाहे भले ही ये मानने के लिए बाध्य। ये राष्ट्रपति संबंधी हमने सभी प्रावधानों को आपको क्या किया, बताया। आप कल पढ़ाएंगे आपातकाल और उपराष्ट्रपति, क्या पढ़ाएंगे, समझ बात आई, दैट्स ऑल।